क्या बात है सुनीता, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। क्या बताऊं बहन, बात ही कुछ ऐसी है। तुम तो जानती हो, मेरा बेटा राहुल पिछले 3 साल से पढ़ाई करने के लिए शहर गया हुआ था और अब आखिरकार वो पढ़ाई पूरी करके गांव लौट रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बस सुनीता, अब जल्दी से कोई अच्छी घरेलू लड़की देखकर उसकी शादी कर दो और फिर सास बनकर मजे की जिंदगी जियो। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। बस एक बार वो शहर से आ जाए तो मैं उससे इस बारे में बात करूँ। वैसे मैंने उसके लिए एक बहुत सुंदर और घरेलू लड़की देख कर रखी हुई है। ये हुई ना बात। पर अगले दिन जब राहुल घर लौटा तो वो अकेला नहीं लौटा था, बल्कि उसके साथ एक लड़की भी थी। राहुल बेटा, तेरे साथ ये लड़की कौन है? माँ, ये सोनिया है, आपकी बहू। हमने 3 महीने पहले ही शादी की है। क्या? तूने शादी कर ली? हाँ माँ, वो क्या है ना, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी तो करनी ही थी, तो सोचा देर क्या करनी। ये सुनकर सुनीता के होश उड़ गए। उसने अपने बेटे की शादी के लिए जो सपने देखे थे, वो सारे सपने उसकी आंखों के सामने बिखर गए। ये तूने क्या किया? मैंने तेरी शादी के लिए कितने सपने देखे थे, तूने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। मैंने तो तेरे लिए एक सुंदर, सुशील और घरेलू लड़की भी देख रखी थी, और तू अपनी मर्जी से शहर से किसे ले आया? माँ, सोनिया भी बहुत अच्छी है, ये आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। ठीक है, अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ। सुनीता के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने इस शादी को मानकर सोनिया को अपना लिया। क्या? तुम्हारे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, वो भी शहर की लड़की से? अब तो तुम्हें भगवान ही बचाए। सही कहा बहन, वो शहर की लड़की गांव के रहन सहन में कैसे ढल पाएगी? और जैसा गांव की औरतों ने कहा था, सोनिया गांव के रहन सहन में बिल्कुल नहीं ढल पा रही थी। वो ना ही सुबह समय से जागती थी और ना ही घर का कोई काम करती थी। बस सारा दिन सजने संवरने और घूमने फिरने में लगी रहती थी। इस वजह से शहर की बहू और गांव की सास में अक्सर कहा-सुनी होती रहती थी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और पैसे नहीं हैं। रोज रोज तुम्हें पैसे चाहिए और घर का काम तुमसे होता नहीं। महारानी की तरह 10 बजे तुम सोकर जागती हो और फिर सज धज कर सारा दिन यहाँ वहाँ घूमती रहती हो। इसलिए मुझसे आज के बाद 1 रुपया भी मत मांगना। पैसों के लिए आपको नहीं कहूँगी तो किसे कहूँगी? सारा दिन दुकान पर इतने पैसे कमाती हो, अगर उनमें से थोड़े से पैसे मुझे दे दोगी तो आपका क्या जाएगा? और एक बार मेरे पति की नौकरी लग जाने दीजिए, फिर मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। कहाँ से चुकाओगी? मेरे बेटे से पैसे लेकर मुझे दे दोगी? खुद तो तुमसे कुछ होता नहीं। ऐसी बात नहीं है सासू माँ, मैं चाहूँ तो आपसे ज्यादा अच्छी दुकान चला सकती हूँ और आपसे कहीं ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ। दुकान चलाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तुम तो रहने ही दो बहू, दुकान चलाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, जो तुमसे नहीं हो पाएगा। शाम को जब राहुल नौकरी की तलाश करके वापस आया तो सास बहू ने उसे सारी बात बताई। ये तुम दोनों किन बातों में पड़ गए? एक दुकान ठीक ठाक चल तो रही है और फिर मेरी भी तो काम के लिए बात चल रही है। जल्दी ही मुझे भी नौकरी मिल जाएगी, ऐसे में एक और दुकान करने की क्या जरूरत है? दुकान न खोलूं तो और क्या करूं? बात बात पर मुझे सासू माँ से पैसे मांगने पड़ते हैं और वो हर बार मुझे इतना सुनाती हैं। अब मैं अपना काम करूंगी और जितने चाहे उतने पैसे खर्च करूंगी। लेकिन सोनिया, अपना काम करना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इतनी मेहनत नहीं कर पाओगी। मैंने भी इससे यही कहा था, लेकिन ये तो जिद पर अड़ी हुई है। हाँ, मैं तो कामचोरी लगती हूँ। वैसे बेटा राहुल, तूने सही कहा था कि ये मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं देगी, क्योंकि शिकायत तो ये सुनती ही नहीं। इसे कुछ बोलो तो इसके कान बंद हो जाते हैं और गलती से कोई बात कान में पड़ भी जाए तो उसे ये दूसरे कान से निकाल देती है। देखिए सासू माँ। माँ का मतलब है कि तुम्हें पैसे चाहिए, तो अगले महीने से मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पर तुम ये दुकान का चक्कर छोड़ दो। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अब तो मैं खुद को साबित करने के लिए
अपनी खुद की दुकान करके ही रहूंगी। सुनीता और राहुल ने सोनिया को बहुत समझाया, पर सोनिया नहीं मानी और अगले कुछ दिनों में उसने बाजार में एक दुकान किराए पर लेकर कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन उसकी दुकान बिल्कुल नहीं चली। मेरी दुकान पर तो कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। लगता है मेरी दुकान अभी नई है, इसलिए लोगों को मेरी दुकान के बारे में पता ही नहीं है। कुछ दिन इंतजार करती हूँ। एक बार लोगों को मेरी दुकान के बारे में पता चल गया तो फिर मेरी दुकान पर ग्राहकों की लंबी भीड़ होगी। लेकिन 1 महीने बाद भी उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। इससे उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब अगर सासू माँ को पता चल गया कि मुझे पहले ही महीने में नुकसान हो गया है तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। नहीं, मैं उन्हें सच नहीं बताऊंगी। वैसे भी प्रॉफिट तो मुझे अगले महीने हो ही जाएगा। और फिर दुकान का प्रॉफिट दिखाने के लिए उसने बाजार के एक बड़े सेठ से ब्याज पर पैसे ले लिए और सुनीता और राहुल के पूछने पर उनसे झूठ बोल दिया कि उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर प्रॉफिट हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि पैसों को ऐसे ही हवा में उड़ा दोगी। अरे, पैसों को संभाल कर रखो। आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, मुझे पैसों को संभालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हर महीने मुझ पर ऐसे ही पैसों की बारिश होगी। पर अगले महीने भी सोनिया को कुछ खास कमाई नहीं हुई और उसे फिर से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस महीने थोड़ी कमाई तो हुई, लेकिन दुकान का किराया, ब्याज के पैसे और बाकी खर्चा निकालने के बाद मुझे इस महीने भी नुकसान ही हुआ है। पर कोई बात नहीं, एक बार और सेठ जी से ब्याज पर पैसे ले लेती हूँ। अगले महीने पक्का दुकान चल ही जाएगी। और फिर उसने एक बार फिर भारी ब्याज पर पैसे ले लिए और पिछली बार की तरह राहुल और सुनीता के सामने प्रॉफिट का दिखावा भी कर दिया। चलो, ये अच्छा हुआ। माँ की दुकान के बाद अब सोनिया की दुकान भी चल पड़ी और अब तो मेरी भी नौकरी लग गई है। अब हम तीनों की मेहनत से हमारा घर बहुत तरक्की करेगा। इस तरह सोनिया को अगले कुछ महीनों तक नुकसान होता रहा और कहीं सास के आगे नाक न कट जाए, इसलिए वो सेठ से ब्याज पर कर्जा लेती रही और देखते ही देखते उसका कर्जा बहुत बढ़ गया। इसलिए जब वो एक बार फिर से सेठ जी से कर्जा लेने गई तो सेठ ने उससे कहा, देखो सोनिया, तुम पिछले 6 महीने से मुझसे ब्याज पर पैसा ले रही हो और अब असल और ब्याज मिलाकर तुम पर मेरे 2 लाख रुपए बनते हैं। इसलिए अब और कर्जा भूल जाओ और जल्दी से मेरा पैसा मुझे वापस करो। लेकिन सेठ जी, मेरी दुकान अभी ठीक से चल नहीं रही। एक बार मेरी दुकान ठीक से चल जाने दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगी। जो दुकान 6 महीने से नहीं चली वो दुकान अब कैसे चल जाएगी? मेरी सलाह मानो तो दुकान बंद करो और घर बैठो, नहीं तो कर्जे के चक्कर में जेल जाना पड़ेगा। जेल? हाँ, तुमने जल्द से जल्द मेरा पैसा नहीं चुकाया तो मैं तुम पर फ्रॉड का केस कर दूंगा और तुम्हें 5 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। सेठ के ऐसा कहने पर सोनिया बहुत डर गई। वो समझ चुकी थी कि अपनी सास के सामने दिखावा करने के चक्कर में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब वो इस झूठ को ज्यादा दिन छुपा कर नहीं रख सकती और फिर उसने अपने पति और सास को सारा सच बता दिया। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कोई दुकान इतनी जल्दी कैसे प्रॉफिट में आ सकती है भला? दुकान को प्रॉफिट में आने में महीनों लग जाते हैं। मुझे माफ कर दो सासू माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी झूठी शान के चक्कर में कर्ज लेती रही और अब वो कर्जा बढ़कर 2 लाख रुपए हो गए। प्लीज सासू माँ, मुझे बचा लो, नहीं तो वो सेठ मुझ पर फ्रॉड का केस कर देगा और मुझे जेल जाना पड़ेगा। राहुल, तुम सासू माँ को कहो ना। मैं क्या कहूँ सोनिया, मुझे तो तुमने कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। एक तो मैंने माँ को बिना बताए तुमसे शादी की और तुमने इस परिवार को संभालने के बजाय उल्टा इस परिवार पर 2 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा दिया। मैं अपनी गलती मानती हूँ, पर प्लीज मेरी अब मदद करो। अगर उस सेठ ने मुझ पर केस कर दिया तो मुझे 5 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। मैं जेल नहीं जाना चाहती। सोनिया को इस तरह रोता देख सुनीता का दिल पिघल गया
चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। अब बहू तो हमारी ही है और 2 लाख रुपए देना आसान तो नहीं होगा, पर सेठ से बात करके महीने की किस्त कर लेंगे। वैसे भी पैसे तो कभी न कभी आ ही जाएंगे, पर पैसों के लिए हमें रिश्ते नहीं खराब करने चाहिए। और सोनिया, उम्मीद है अब तुम्हें पैसों की कीमत समझ आ गई होगी और अब तुम पैसे संभल कर खर्च करोगी। जी सासू माँ, मैं समझ गई कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। अब मैं कभी फिजूल खर्ची नहीं करूंगी। और फिर अगले 2 साल तक सोनिया समेत सभी घर वालों ने मिलकर बहुत मेहनत से पैसे कमाकर सेठ का सारा कर्जा उतार दिया। इस तरह शहर की बहू ने गांव की सास को हराने के चक्कर में सास पर 2 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा दिया, पर सास ने अपनी अच्छाई दिखाते हुए बहू को माफ करके उसे जिंदगी जीने का सही रास्ता दिखाया। राम सेतु में गिलहरी का योगदान। माता सीता का हरण होने के बाद भगवान राम को लंका तक पहुंचाने के लिए उनकी वानर सेना जंगल को लंका से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाने के काम में लग जाती है। पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में पत्थर डालती है। भगवान राम का नाम लिखे जाने की वजह से पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते हैं। यह सब देखकर वानर काफी खुश होते हैं और तेजी से पुल बनाने के लिए समुद्र में पत्थर डालने लगते हैं। भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी सेना के उत्साह, समर्पण और जुनून को देखकर काफी खुश होते हैं। उस वक्त वहां एक गिलहरी भी थी जो मुंह से कंकड़ उठाकर समुद्र में डाल रही थी। उसे ऐसा बार बार करते हुए एक वानर देख रहा था। कुछ देर बाद वानर गिलहरी को देखकर मजाक बनाता है। वानर कहता है, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूर रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ। यह सुनकर दूसरे वानर भी गिलहरी का मजाक बनाने लगते हैं। गिलहरी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान राम भी दूर से यह सब होता देखते हैं। गिलहरी की नजर जैसे ही भगवान राम पर पड़ती है, वो रोते रोते भगवान राम के समीप पहुंच जाती है। परेशान गिलहरी श्री राम से सभी वानरों की शिकायत करती है। तब भगवान राम खड़े होते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकड़ों व छोटे पत्थरों को फेंका था, वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं, अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे पत्थर इधर उधर बिखरते रहते। ये गिलहरी के द्वारा फेंके गए पत्थर ही हैं जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है। इतना सब कहकर भगवान राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों से उठाते हैं। फिर गिलहरी के कार्य की तारीफ करते हुए श्री राम उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। भगवान के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तब से ही माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफेद धारियां कुछ और नहीं बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनका आशीर्वाद है। कहानी से ये सीखने को मिलता है, दूसरों के कार्य का मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। कार्य में किसी भी तरह का योगदान महत्वपूर्ण होता है। साथ ही दूसरों द्वारा मजाक बनाए जाने के बावजूद आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। माँ, देखो, आपने जैसे बोला था मैंने वैसा ही गाजर का हलवा बनाया है
सही तो बना है ना? मैं पापा को अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ बेटा, जरूर खिला देना। वैसे ही बहुत देर हो गई है, तुम्हारे पापा आए नहीं अब तक। अरे तू चिंता मत कर, आ जाएगा वो। तभी उनके दरवाजे पर हीरा नाम के व्यक्ति की दस्तक होती है, जो कि हाँफ कर घबराते हुए कहता है, भाभी गजब हो गया, सब खत्म हो गया। वो हाईवे पर एक बड़े ट्रक वाला रमेश भैया को उड़ाकर चला गया और वो नहीं रहे। हीरा भाई साहब, भगवान के लिए इतना गंदा मजाक मत कीजिए। पिंकी अपने पापा का बहुत देर से इंतजार कर रही है। वो अपने पापा को गाजर का हलवा भी खिलाएगी। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, ये सुनकर आप मानना नहीं चाहती, पर यह सच है कि रमेश भैया हमें छोड़कर जा चुके हैं। जल्दी चलिए वहाँ पर। नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। क्या हुआ पापा को माँ? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा आएंगे मेरे पास। नहीं, मेरा रमेश कहीं नहीं गया है। हीरा बेटा उसको लेकर आना। तू झूठ बोल रहा है ना? मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये सुनकर रमेश के गरीब परिवार वाले टूटकर बिखर जाते हैं। सुधा और सुषमा तो सदमे में चले गए थे। फिर रमेश के अंतिम संस्कार को करने के कुछ दिन बाद भी सुषमा अपने बेटे को खोने की वजह से सुध-बुध हो बैठी थी। हे भगवान, मेरा तो इस घर में मन ही नहीं लग रहा। जब मेरी ये हालत है तो बहू की हालत कैसी हो रही होगी। क्यों भगवान, आपने मेरे रमेश को मुझसे क्यों छीन लिया? अपनी सास सुषमा को ऐसे रोते हुए देखकर सुधा की भी आंखें भर आती है। पिंकी बेटा, तेरी दादी पापा को याद करके रो रही है। ऐसा कर कि तू कोशिश कर उन्हें ये खाना खिलाने की। ये ले। ठीक है माँ। फिर 8 साल की पिंकी अपनी दादी के आंसू पोंछकर निवाले लिए कहती है, दादी ये लो, खाना खा लो। अगर आप नहीं खाओगी ना तो पापा को अच्छा नहीं लगेगा, वो उदास हो जाएंगे। लीजिए ना, पापा के लिए खा लीजिए। हाँ मेरी बच्ची, खाती हूँ। ले, तू भी खा ले। माँ जी, मैं जानती हूँ कि घर की स्थिति कैसी है। बचे हुए पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने को आए हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ काम कर लूँ। यही तो बहू मैं भी सोच रही थी कि हमें किसी तरह का काम करना चाहिए। अपनी आजीविका भी तो चलानी है ना, पर क्या काम करे। वैसे तू गोलगप्पे अच्छे बना लेती है, तू बोले तो वही काम कर ले। हाँ माँ जी, मैं तो सोच रही थी कि यही बना लूं। उसमें ज्यादा लागत भी नहीं आएगी और मैंने गुल्लक में पैसे जमा किए थे। आज उस गुल्लक को फोड़ लेती हूँ। पिंकी के भविष्य की पढ़ाई के लिए जोड़ रही थी उन पैसों को, अब यहाँ काम आ जाएंगे। और भगवान की दुआ से इन्हीं पैसों से मैं पिंकी की पढ़ाई के पैसे भी जोड़ लूंगी। हाँ बहू। फिर सुधा मंदिर से उस गुल्लक को लेकर आती है। हे माता रानी, हम पर अपनी कृपा करना कि इससे हम गोलगप्पे का काम शुरू कर ले। फिर सुधा जमीन पर उस गुल्लक को पटकती है, जिसके बाद दादी पोती और माँ पैसों को गिनते हैं। अरे माँ, ये कुल मिलाकर 7,225 रुपए हैं। इससे तो काम हो जाएगा ना हमारा? हाँ पिंकी बेटा, हो जाएगा। फिर सास बहू मिलकर गोलगप्पे का सामान ले आते हैं। सुषमा रेड़ी लाकर उस पर सामान जचाती है और सुधा गोलगप्पे बनाकर रख लेती है। उसके बाद बाजार में बहू गोलगप्पे बेचने चली जाती है और घर पर दादी पोती रहती है। आइए आइए, गोलगप्पे खाइए। गोलगप्पे, ताजा गोलगप्पे, चटपटे गोलगप्पे खाइए। सिर्फ 10 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट। बहुत देर हो जाती है और कोई नहीं आता। हे माता रानी, अभी तक कोई नहीं आया है। मेरी बिल्कुल भी बोनी नहीं हुई है। क्या करूं? आइडिया। आइए आइए, आने वाले पहले 10 लोगों को मिलेगा एक गोलगप्पे की प्लेट पर दूसरे गोलगप्पे की प्लेट बिल्कुल फ्री। अरे ये तो बहुत सस्ते गोलगप्पे दे रही है और दूसरी बिल्कुल फ्री। चले मुकेश जी। हाँ चलो, मैं भी खाने के लिए बेताब हो रहा हूँ। अरे आप क्यों खड़े हैं, जल्दी चलिए। गोलगप्पे पर फ्री की छूट कभी कभी मिलती है। सुधा के गोलगप्पे बेचने की तरकीब काम आ जाती है और एक एक करके उसकी गोलगप्पे की दुकान पर भीड़ लग जाती है
और लोग बड़े स्वाद से उसके गोलगप्पों को खाते हैं। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाए हैं। इतने बढ़िया गोलगप्पे तो मैंने आज तक नहीं खाए। जरा और दीजिए। ये लीजिए, आपके लिए फ्री गोलगप्पे। मुझे भी दे दीजिए बहन जी, थोड़ा और तीखा कर दीजिए और बड़े गोलगप्पे दीजिए। हाँ हाँ लीजिए। ओहो, हमने तो फ्री वाले गोलगप्पे भी खा लिए, लेकिन आपके गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, मन ही नहीं भर रहा। आप 2 प्लेट गोलगप्पे पैक कर दीजिए, मैं अपने घर वालों को भी खिलाऊंगा। जी, मैंने आपको गोलगप्पे पैक करके दे दिए। 80 रुपए हो गए आपके। फिर वो दोनों पति पत्नी उसे पैसे देकर चले जाते हैं। उन्हें देखकर और भी लोग सुधा के गोलगप्पे की दुकान पर खींचे चले आते हैं और उसके बनाए स्वादिष्ट गोलगप्पे का आनंद लेते हैं। गोलगप्पे सारे खत्म हो जाने पर सुधा मुस्कुराती हुई घर वापस आती है। माँ जी देखिए, मैंने पूरे 6000 कमाए। शुरुआत में तो मेरे गोलगप्पे खाने कोई नहीं आ रहा था, पर जैसे ही मैंने तरकीब लगाई, धीरे धीरे सब मेरी दुकान पर आने लगे और उन्होंने मेरी जमकर तारीफ की। हमारा बिजनेस अच्छे से हो जाएगा माँ जी। गोलगप्पे का बिजनेस बहुत सही चलेगा। मुझे कल और भी ज्यादा गोलगप्पे बेचने हैं। सच बहू, अरे ये तो बहुत अच्छी बात कही है तूने। एक ही दिन में इतने पैसे जोड़ लिए जो तू कई महीनों से पिंकी के लिए जोड़ रही थी। हाँ माँ जी, ठीक है, हम अभी से गोलगप्पे बनाकर तैयार कर लेते हैं। कल इतना टाइम कहाँ मिलेगा। फिर खाना खाने के बाद दोनों सास बहू मिलकर गोलगप्पे बनाकर सेक लेते हैं, जिससे अगले दिन वो करारे हो जाते हैं और सुधा फिर से अपने गोलगप्पे की रेडी लेकर बाजार पहुंचती है, जहां उसके आने से पहले ही लोग उसके गोलगप्पे का इंतजार कर रहे थे। अरे आप आ गए, जल्दी से मुझे अपने हाथ से बने हुए गोलगप्पे खिला दीजिए। मेरे भैया आपकी दुकान की बहुत तारीफ कर रहे थे कल। जी अभी झटपट से चटपटे गोलगप्पे खिलाती हूँ। फिर मेहनती सुधा सबको गोलगप्पे खिलाती है। उसकी दुकान पर काफी लोग गोलगप्पे खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में सुधा के गोलगप्पे का बिजनेस अच्छे से जम जाता है, जिसके बाद उसके घर की सारी आर्थिक स्थिति भी खत्म हो जाती है। उसकी बेटी अब प्राइवेट स्कूल में जा रही थी। वहीं उन्होंने अपना एक घर भी बनवा लिया था। सुधा की दुकान पर गोलगप्पे खाने के लिए इतनी भीड़ लगती थी कि सास भी आकर बहू का हाथ बटाने लगी थी और उन्होंने गोलगप्पे बेचने के लिए अलग अलग प्रकार के पानी को भी रखा था, जैसे कि हींग का पानी, अनार का पानी, मसाला पानी, पुदीने का पानी, चॉकलेट गोलगप्पे स्पेशल बच्चों के लिए भी थे। अलग अलग तरह के गोलगप्पे खाकर लोग सुधा के गोलगप्पे के दीवाने हो गए थे। तभी एक छोटी सी बच्ची आती है। आंटी आंटी, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, ये वाला दो ना। अरे बेटा, तुम ये वाले गोलगप्पे खाओगी तो तुम्हें मिर्ची लग जाएगी। हमारे चॉकलेट गोलगप्पे ट्राई करो ना। ठीक है आंटी। फिर सुधा उसे चॉकलेट के गोलगप्पे खिलाती है। अरे वाह आंटी, ये गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं चॉकलेट वाले, मुझे और खाने हैं, ये लीजिए पैसे। अरे नहीं बेटा, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जितनी ही मेरी बेटी भी है, इसीलिए तुम्हारे लिए फ्री है। शुक्रिया आंटी। इस तरह गरीब सुधा अपने घर की स्थिति को संभालने के लिए गोलगप्पे बेचकर अपनी आजीविका को चलाती है। इतना ही नहीं, वो शनिवार और रविवार को गरीब लोगों को फ्री में गोलगप्पे खिलाया करती, जिससे उसे भविष्य में काफी सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए दोस्तों, आप भी कभी अपने मुश्किल परिस्थिति में हार मत मानना। अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो इंसान छोटे काम से भी गहरी सफलता पा सकता है, जैसे कि सुधा ने पाई।